नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, कम से कम पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में। न्यूज यह है कि चाइना हैज अ प्लान फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल कोलाइडर। चाइना विश्व का एक सबसे बड़ा पार्टिकल कोलाइडर को विकसित कर रहा है। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या है ये पार्टिकल कोलाइडर? यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। पीछे लेकर जाने का मतलब है, जरा इस चीज को आप देखिए। सभी जितने भी दुनिया में वस्तु है, मैटर्स हैं, सभी जितने भी दुनिया में मैटर्स हैं वो एटम से मिलकर के बने हैं। ये तो आप जानते होंगे, जितने भी मैटर्स होते हैं वो एटम से मिलकर के बने हैं। और एटम में क्या होता है? एटम में होता है इलेक्ट्रॉन और बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शायद संसार यहीं तक जानता था। कम से कम 2013 तक, 2012-2013 तक यही विश्वास के साथ लोग आगे बढ़ते गए। माना तो गया कि इससे भी छोटा सब पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकता है वो, लेकिन डिस्कवर नहीं किया गया था। और हुआ क्या कि इससे आगे भी धीरे धीरे पता लगा। पता यह चला कि कम से कम ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसका भी फर्दर डिवीजन होता है, इसका भी कोई छोटा पार्ट होता है, और वह है क्वार्क। यहां तक पहुंचने के लिए, इस अनुसंधान तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत जी तोड़ मेहनत की। यहां तक पहुंचने के लिए यदि मैं कहूं कि इस संस्था CERN, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका बहुत मेजर रोल है। यह संस्था 1956 में स्टैब्लिश हुई थी, और इस संस्था ने आगे चल करके फ्रांस और स्विट्जरलैंड, जहां पर CERN का हेडक्वार्टर है फ्रांस में, इस संस्था ने फ्रांस और स्विट्जरलैंड में एक अंडरग्राउंड एक टनल बनाया। यानी CERN जो संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर यहां पड़ता है, उसने फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर एक सुरंग बनाया, एक पाइप नुमा सुरंग, जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर, और यह जमीन से लगभग 175 मीटर नीचे बनाया गया। 27 किलोमीटर की यह पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस, और 175 मीटर की अंदर बनाया गया यह कोलाइडर, यह पाइप नुमा। इसके बनने की शुरुआत, वैसे तो मैंने जैसा कहा कि CERN जो एजेंसी है, जो पार्टिकल फिजिक्स में रिसर्च कर रही है, द टॉप मोस्ट, इसमें जो इसको लार्ज कोलाइडर बोला जाता है। माना जाता है कि इसमें करीब करीब 23 फुल मेंबर हैं और 13 एसोसिएट्स देश हैं जो पूरा मिलकर के ये चला रहे हैं। इन 13 एसोसिएट्स देश में भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल फिजिक्स का लेबोरेटरी है, और उसी से संबंधित है यह लार्ज कोलाइडर। इसका काम क्या है और कैसे ये जुड़ गया क्वार्क से, इसको समझने की जरूरत है। पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि ये जो CERN है, इसने 1998 में, यदि मैं कहूं आपको पूरा इसका बात, यह 1998 में CERN ने इसको बनाने की शुरुआत की। 2008 में लगभग 10 साल लगे इसको बनाने में, और 2011 में इसका पहला इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया एक्सपेरिमेंट, जरा समझिए। हुआ क्या? हुआ यह कि इसके अंदर 27 किलोमीटर का जो सरकमफ्रेंस इस पाइप ने बनाकर रखा हुआ एक वैक्यूम पाइप है। जान लीजिए, ये जो पाइप है ये पूर्णतः वैक्यूम है। 27 किलोमीटर का एक वैक्यूम पाइप का चैम्बर।
वैक्यूम का मतलब निर्वात, जिसमें हवा ना हो, उसमें अल्टरनेट डायरेक्शन से दो प्रोटॉन के कणों को टकराया गया। और किस स्पीड में टकराया गया इसको समझिए। जो सनलाइट की स्पीड होती है, लगभग उतनी स्पीड से टकराया गया। माना जाता है स्पीड जो था वो सनलाइट की स्पीड का 99.9% इस कोलाइडर में टकराया गया। और जब टकराया गया तब एक नया आविष्कार हुआ और पता चला कि जो न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके टूट जाने से जब वो टूटता है तो उसके और भी सब पार्टिकल्स बनते हैं, जिसे क्वार्क कहा जाता है। यहां पर आप इस ढंग से समझें, पूरे पृथ्वी को आप एटम मान लीजिए, पूरे पृथ्वी को आपने एटम मान लिया और एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर उसका न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है। खुल करके यदि मैं बात कहूं तो आप ये जान लीजिए कि पूरे पृथ्वी को यदि आप एटम मानते हैं तो एक प्रोटॉन की साइज एक फुटबॉल ग्राउंड से ज्यादा बराबर नहीं होती है, एक प्रोटॉन। और क्वार्क महज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं हो सकता, सबसे छोटा पार्टिकल। ब्रह्मांड के रहस्य इसमें छुपे हुए हम बताएंगे आगे। सच्चाई यह है कि ये जो कोलाइडर जो चाइना बना रहा है, जो और इससे पहले जो यूरोप की संस्था ने इसको बना दिया है, इसका मूल कारण क्या है? इस बनाने का मूल कारण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित रहस्य को खोजना। कैसे ब्रह्मांड बना, सबसे पहला पार्टिकल कैसे अस्तित्व में आया, इस पर रिसर्च चल रहा है। अरबों खरबों का रुपए लगा हुआ है इसके पीछे। यही कोलाइडर था जिसने पहली बार 2012 में यह साबित किया कि क्वार्क नामक एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इसके साथ साथ इसको यह भी ध्यान रखें, इसके साथ साथ यहां पर यह भी ध्यान रखिए आप कि इसी कोलाइडर में जो एक्सपेरिमेंट हुए उसके साथ साथ एंटी मैटर की भी संकल्पना समझ में आई कि हर मैटर का एक एंटी मैटर होता है। क्या है ये, पूरी बात हम बताएंगे आपको। इसी से पता चला कि गॉड पार्टिकल भी होता है, जिसे हिग बोसोन भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल वह पार्टिकल, यूनिवर्स का सबसे छोटा और सबसे शुरुआती पार्टिकल जो सभी चीजों को मास देता है, क्योंकि बिना मास के सभी वस्तुएं, चाहे वह प्लेनेट हो, चाहे वह अर्थ हो, या हम हो या आप हो, सभी वेटलेस हो जाएंगे और लाइट की स्पीड से इधर उधर भटकने लगेंगे। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल का भी सबसे छोटा रूप जो सभी चीजों को मास प्रोवाइड कराता है, वही चीज है, जो वही मूलभूत चीज जो सभी के सभी वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है और उसके मास के लिए उत्तरदायी है, वो वही सी को कहा गया हिग बोसोन। मैं और शुरुआत और एक अच्छी बात कहूं तो जान लीजिए कि शायद ब्रह्मांड की, इस पूरे यूनिवर्स की बनने की शुरुआत इसी पार्टिकल से हुई है, हिग बोसोन से, जिसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है। यही वो पार्टिकल है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। इसका भी रहस्य खुला। 3 चीजें जो मेन चीजें आपको नजर आती है इससे जुड़ी हुई। किसने क्या किया? इस कोलाइडर ने ब्रह्मांड के रहस्य को खोलने के लिए क्वार्क, एंटी मैटर और बोसोन जैसी चीजों को सामने में लाया। हम इन सब चीजों पर बारीकी से धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन पहले आते हैं उस कोलाइडर पर। यह कोलाइडर, ऐसा ही एक कोलाइडर चाइना बना रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना चाइना आखिर बनाना क्यों चाहता है, इतना पैसा क्यों लगाना चाह रहा है? और माना जा रहा है कि जो चाइना जिस कोलाइडर को विकसित करेगा वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोलाइडर होगा। यह तो महज 27 किलोमीटर का है, वह 100 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस वाला होगा। और विश्वास मानिए,
बहुत चीपर भी होगा। यानी जितना रुपए खर्चा हुआ है यूरोप के इस कोलाइडर को बनाने में, चाइना मानता है कि मैं इस ढंग से बनाऊंगा कि वह इससे भी ज्यादा सस्ता। चलिए पहले बात करते हैं इस कोलाइडर में आखिर प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स को कैसे टक्कर किया जाएगा, कैसे उन दोनों को टकराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जरा जान लीजिए। सच्चाई यह है कि इस वैक्यूम पाइप जिसके अंदर से प्रोटॉन जाएगा उसमें करीब करीब 1232, मैं बता देता हूं आपको, करीब करीब माना जाता है कि 1232 डाइपोल मैग्नेट होंगे, इर्द गिर्द डाइपोल मैग्नेट है 1232, और लगभग 392 अदर टाइप के और भी मैग्नेट्स हैं। इन मैग्नेट्स का काम क्या होगा? इन मैग्नेट्स का काम होगा इसमें जो प्रोटॉन जाएगा उसको, इसके स्पीड को इतना एक्सेलरेट कर दो, उसके स्पीड को इतना एक्सेलरेट कर दो कि वह इस सन के रे की स्पीड का 99.9% तक पहुंच जाए, सन रे की स्पीड का। यहां तक क्योंकि किसी प्रोटॉन को, दो प्रोटॉन को 27 किलोमीटर दूर है, उसको विपरीत दिशा में ला करके कोलाइड कराना है और उससे कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें स्पीड बहुत मैटर करेगा, क्योंकि उस पार्टिकल की खोज करनी है, उस क्वार्क की खोज करनी है, उस गॉड पार्टिकल की भी खोज करनी है। इसके लिए स्पीड जनरेट करना बहुत जरूरी था। इसके लिए भारी संख्या में मैग्नेट लगाया गया, चाहे वो डाइपोल मैग्नेट हो या अदर टाइप के क्वांटम मैग्नेट हो। 392 इन मैग्नेट का काम केवल यह नहीं था कि वो एक्सेलरेट करके प्रोटॉन पार्टिकल को लाइट की स्पीड का लगभग 99.9% तक ले जाए, बल्कि प्रोटॉन पार्टिकल इस वेसल, इस वैक्यूम वेसल से टकरा भी ना जाए, इसकी भी जरूरत थी, इसकी भी आवश्यकता थी। कहीं ऐसा ना हो इसको यहां टक्कर लग जाए, यहां टक्कर लग जाए, एकदम संतुलित वे में ये दोनों आपस में आकर बिना पाइप से टकराए हुए दोनों कोलाइड करें, इसका भी रोल है इस मैग्नेट। लेकिन इतनी भारी संख्या में यदि मैग्नेट का यूज हुआ है तो जरूरत इस बात की थी कि पावर और इसको ठंडा रखना भी जरूरी था। इन मैग्नेटों को पावर देने के लिए माना जाता है, इन मैग्नेट को पावर देने के लिए लगभग 2.5 लाख किलोमीटर लंबा, लगभग 2.5 लाख, मैं जब बात कर रहा हूं 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर लंबा सुपर कंडक्टर का यूज किया गया है। अब आप सोच सकते हैं इसको पावर देने के लिए, और इसको ठंडा रखना भी जरूरी था। यदि आप इसको हमेशा चलाए रखना चाहते हैं तो इसको ठंडा रखना बहुत जरूरी था। लगभग माना जाता है -271.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो यूनिवर्स के जो एवरेज लोएस्ट टेम्परेचर है उससे भी नीचे है। इतना टेम्परेचर पर लाना जरूरी था। इसके लिए माना जाता है कि लगभग 120 टन हीलियम गैस का यूज किया गया है। इसको ठंडा, पूरे मैग्नेटिक फील्ड को ठंडा रखने के लिए 120 टन जो है हीलियम गैस का यूज किया गया एज अ रेफ्रिजरेंट। या आपके फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है उससे लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अब आप देखिए, आगे बढ़िए। यहां पर एक बात आप और भी जान लेंगे, वो यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी जो देन थी वो क्वार्क पार्टिकल था जिसकी खोज की गई, साथ ही में हिग बोसोन। जब दो प्रोटॉन्स को टकराया गया तो उससे यह भी पता चला कि एक ऐसा पार्टिकल है हिग बोसोन जो सभी चीजों को मास के लिए उत्तरदायी है। देखिए एक बात जान लीजिए, चाहे वह अर्थ हो, चाहे वो अदर प्लेनेट हो, सूर्य हो, स्टार हो, सभी में मास है, तभी वो स्थिर है। यदि मास ना हो तो सभी लाइट की गति से, सारे ऑब्जेक्ट धरती पर भी हो वो इधर उधर भटकते रहेंगे, वो भी लाइट की गति से।
मास ही वह चीज है जो उसको वेट बनाता है और उसमें ग्रेविटी को लाता है। आपको पता होना चाहिए, यदि मैं फॉर्मूला पर आऊं तो क्या होता है, यदि आप ग्रेविटेशनल फोर्स, आप यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की आप बात करेंगे तो जी एफ इज इक्वल टू जी एम, बड़ा एम छोटा एम और आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला है। यदि आप मास को जीरो कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि सभी चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है और पृथ्वी पर रहता है, उसका मेन कारण क्या है? मास। यदि पृथ्वी में मास ना हो तो क्या होगा? सभी चीज उड़ने लगेगा। पृथ्वी के बने रहने का मूल कारण ही उसका मास है। पृथ्वी की उत्पत्ति यदि मास नहीं होता, पृथ्वी के कणों के साथ जुड़ा हुआ, तो पृथ्वी नहीं बनती। और पहली वस्तु जिसने मास, जिसके कारण मास, वस्तुओं के साथ मास अटैच हुआ, माना जाता है यही गॉड पार्टिकल, जिसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है। बहुत रॉकेट्स, देखिए, बहुत बड़ा चीज नहीं है। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। आप देख सकते हैं, आप कोई मैग्नेट ले लो अपने हाथ में और नीचे कुछ नेल्स को रख दो, कुछ कांटियों को रख दो, आप देखिएगा नेल्स नीचे है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट को सामने में लाते हैं वो ऊपर आ जाता है। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना स्ट्रांग नहीं है। और आए दिन स्पेस साइंस वाले तो रोज पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको चकमा देते हैं। आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज जो 11.2 किलोमीटर की रफ्तार पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर भेजा जाता है, खासकर रॉकेट, वो क्या करता है? वो सीधा अंतरिक्ष पहुंच जाता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को चकमा देते हुए ऊपर चल जाएगा। इसी को तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को इसके वेलोसिटी कहा जाता है। लेकिन फिर भी पृथ्वी के पास मास है, इसलिए उसका ग्रेविटेशन, हमारे पास मास है। दो वस्तुओं के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उसके पीछे क्या खड़ा है? मास खड़ा है। और यही ब्रह्मांड का सच है। ब्रह्मांड के इसी सच को उजागर करता है कौन? वो कोलाइडर, जिससे ये संकल्पना निकली हिग्स बोसोन की। पहला वस्तु, पहला पार्टिकल जिसने सभी को मास प्रोवाइड किया, यूनिवर्स का जन्मदाता। यूनिवर्स कैसे बना? यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इसी कोलाइडर से एक नई चीज भी आई, एंटी मैटर की संकल्पना निकल के आई। बहुत जबरदस्त चीज था यह। एंटी मैटर में एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन का एंटी मैटर एंटी हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। यहां पर सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, या मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसको पोजिट्रॉन कहा जाता है। पोजिट्रॉन, पहले इसको समझिए। प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल है उसको एंटी प्रोटॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है उसको एंटी प्रोटॉन कहा जाता है। लेकिन इसकी गुत्थी भी कहां सुलझी? इसी कोलाइडर में सुलझी। यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि कोई प्रोटॉन है उसका एंटी प्रोटॉन है, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक बात कहूं, इसको जरा देखा जाए। जैसे मान लेते हैं यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसका एक एंटी इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने पोजिट्रॉन कहा। इसमें सारी प्रॉपर्टीज, इसका मास, इसकी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन इसका चार्ज में डिफरेंट होगा। यदि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो पोजिट्रॉन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि प्रोटॉन पॉजिटिव है तो उसका एंटी प्रोटॉन क्या होगा? निगेटिव होगा। चार्ज में केवल अंतर होता है। आपको समझ में आ रहा है? इसी एंटी पार्टिकल से आप क्या कर सकते हैं? एंटी हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से। यदि एक हाइड्रोजन एंटी हाइड्रोजन से मिलता है, देखा गया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया
कि जब एक हाइड्रोजन को एंटी हाइड्रोजन के साथ यानी उसके एंटी मैटर के साथ जब कोलाइड किया गया तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। इसलिए ये जो संकल्पना बनाई गई है कि एवरी लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एवरी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये हर जगह नहीं होता। हाइड्रोजन यदि एंटी हाइड्रोजन मैटर के साथ जुड़ता है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो एक दूसरे को खत्म कर देगा। ये पता लगाया साइंटिस्टों ने कि हर एक मैटर का एक एंटी मैटर भी होता है, और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये लार्ज कोलाइडर जो यूरोप में बना हुआ है 27 किलोमीटर लंबा, उससे ये पुष्टि हुई। और ऐसे ही बहुत ब्रह्मांड से जुड़ी हुई रहस्य को पता लगाने के लिए अब चाइना भी आगे बढ़ गया। माना जाता है कि चाइना जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई सबसे पहली पार्टिकल है, जिसको हिग बोसोन या गोल्डन पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल कहा था, जिसने सभी चीज को मास प्रोवाइड किया, जो ग्रेविटी के लिए सबसे मूलभूत चीज है, जो पूरे यूनिवर्स के अस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए सबसे एसेंशियल है। माना जा रहा है यूरोप को बीट करने के लिए चाइना यह काम कर रहा है। हिग बोसन की जो मिस्ट्री है उसको चाइना चाहता है कि वह भी खोले अब, और ब्रह्मांड से जुड़े हुए रहस्य को और पता लगाए। माना जा रहा है कि चाइना इस प्रोजेक्ट को 2027 के आसपास इसकी शुरुआत कर देगा। ऐसा 3 जून की अखबार में वहां के रिपोर्ट में आया हुआ है। यहां पर जो मैंने बात कहा, जरा समझिए इस बात। चाइना माना जा रहा है कि इस चीज को जो चाइना बनाएगा इसमें महज 5.2 बिलियन खर्च होगा, जो बहुत सस्ता होगा इन कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने जो बनाया है द लार्ज कोलाइडर, जो सर्न के हेडक्वार्टर में है 27 किलोमीटर लंबा, उसका जो कुल खर्च है वह है US बिलियन डॉलर, 17 बिलियन US डॉलर। तो चाइना एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर एक बात आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ष है 2008 की। स्पेन के कुछ जर्नलिस्ट थे, जब यह बात पता चला कि 2 प्रोटॉन्स को उस यूरोप के सर्न वाला जो कोलाइडर है उसमें कोलाइड करने वाले हैं, दोनों को, 2 प्रोटॉन को लाइट की स्पीड के हिसाब से उसके, तब उन्होंने कहा कि यदि 2 प्रोटॉन लाइट की स्पीड से यदि कोलाइड करेंगे तो उससे ब्लैक होल बन सकता है। और ब्लैक होल क्या करेगा, आसपास की चीजों को अपने अंदर डाल लेगा, और जैसे जैसे वो स्ट्रांग होगा धीरे धीरे बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अंदर में डाल लेगा। यह भी हो सकता है पूरी पृथ्वी को वो अपने अंदर समाहित कर ले। ऐसी ऐसी बातें कहा कि कोर्ट तक, स्पेन के जो जर्नलिस्ट थे वो कोर्ट तक पहुंच गए इस एक्सपेरिमेंट को रुकवाने के लिए। उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, पूरी मानवता ही समाप्त हो जाएगी। वो छोटा सा जो कोलाइड होगा उससे जो ब्लैक होल बनेगा, उसी ब्लैक होल में पूरा विश्व समा जाएगा, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहा जाए एक सलूफा ही साबित हुआ, क्योंकि कोलाइड कर दिया गया, और ऐसा कोई ब्लैक होल यदि बना भी होगा तो वो इतनी स्लाइड समय के लिए था कि वह आया और गया। उसकी इंटेंसिटी इतनी पावरफुल नहीं थी कि पूरा ब्रह्मांड उसमें घुस जाए। कुछ और भी मिथक इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक और भी है वर्म होल्स। वर्म्स होल, यह भी एक संकल्पना है। कहा गया कि जब 2 प्रोटॉन आपस में टकराएंगे उससे एक वर्म होल पैदा होगा। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हो सकता है कि आदमी, इस होल में इतनी कैपेसिटी होगी कि आदमी इस टाइम जोन से किसी और टाइम जोन में चला जाए। मतलब आप आज खड़े हैं, पता चला कि आप चले गए अकबर के जमाने में। टाइम मशीन वाला जो कॉन्सेप्ट है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, चलो अच्छा है, कम से कम करके तो देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समय को पीछे कर सकते हैं, समय को आगे कर सकते हैं, यूनिवर्स में भी जा सकते हैं, कोई भी आदमी कहीं पर भी जा सकता है। वर्म होल्स की यह संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें यह माना गया कि यदि वर्म होल पैदा होगा तो हम, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है,
और किसी भी टाइम जोन में जा सकता है। ऐसा भी नहीं हुआ। तो आपने समझा इस बात को, द कोलाइडर क्या है और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई रहस्य आखिर चीजें क्यों आई, क्यों कैसे इस अर्थ की उत्पत्ति हुई, कैसे प्लैनेट स्टार ऑब्जेक्ट्स आए, सबसे जुड़ी हुई संकल्पना को सामने में लाने का श्रेय वही लार्ज कोलाइडर को जाता है और चाइना इसी चीज को विकसित कर रहा है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।